हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बीएसएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों हम जानेंगे जो मुख्य बिंदु है इस पे, सिर्फ हम उसी पे चर्चा करेंगे और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इस वीडियो को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हमारा आप तक बहुत जल्द पहुंचे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए ही हम लोग बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। हम उस मुद्दे पर बात करेंगे साथियों कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये फॉर्म भरने के लिए, डेट कब से कब तक है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किसको कितना कट ऑफ चाहिए पास होने के लिए, उसके बाद सीटें कितनी है, इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। तो इसका जो डेट है यानी फॉर्म भरने का जो दोस्तों डेट है वो 27/9/2023 से आपका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। आप देख सकते हैं 27/9/2023 से आपका आवेदन जो है ऑनलाइन फॉर्म आवेदन होने लगेगा। उसके बाद जो लास्ट डेट है साथियों वो आवेदन की अंतिम तिथि जो है 11/11/2023 तक है। तो इस डेट को आप ध्यान में रखते हुए इसके बीच में ही यानी कि आप शुरू में ही 27 तारीख के बाद ही आप कभी भी ये आवेदन कर सकते हैं, यानी 11/11/2023 से पहले। अब साथियों हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में एक बीपीएससी के द्वारा एक टीचर का यानी बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हुआ। उसमें जो व्यवस्था की गई थी काफ़ी सराहनीय है, बहुत अच्छा व्यवस्था थी। और कौन कौन से सब्जेक्ट थे आप देखे ही हैं। और उसके बाद से लगातार जो है बहाली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी का जब बहाली हुआ उसके लगातार ही बहुत सारे बहाली बिहार में एकदम बहार हो गया है। तो आप एकदम जितना जल्द होके आप तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सके तो आप मेरा भी वीडियो देखिएगा। इस पे हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो पे। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होगा, ये जो फॉर्म भराएगा दोस्तों आपका वो इंटर स्तरीय होगा। यानी कि आप सिर्फ इंटरमीडिएट हो तो आप ये बीएसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। आगे जो है ये ऑनलाइन फॉर्म होगा। ये भरने वाले जो लोग होंगे वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही मान्य होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो पद दिया हुआ है वो निम्न वर्गीय लिपिक का होगा, यानी कि लगभग निम्न वर्गीय लिपिक का ही पद, यानी जिला वाइज आपको बाकी जो अलग अलग विभागों में भी भेजेगा। जैसे कि आपका पथ निर्माण विभाग में भेज देगा, मद्य निषेध विभाग में भेज देगा, गृह विभाग में भेज देगा। उसके बाद जो है गृह विभाग आरक्षित शाखा में भेज देगा या विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेज देगा, श्रम संसाधन विभाग में भेज देगा। यानी कोई भी विभाग में आप जाएंगे तो वो निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर ही जाएंगे। और जो आपका पेमेंट होगा, बहुत सारे विभाग है जैसे पर्यावरण वन विभाग, जलवायु परिवर्तन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष, श्रम संसाधन विभाग इत्यादि में आप जा सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों आपका इंटरमीडिएट अथवा उससे भी आगे यानी कि समकक्ष होना चाहिए। जो ये वेतनमान होगा वो लेवल 2 के हिसाब से आपका वेतन मिलेगा। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो दोस्तों आप इस वीडियो में या हमारे वीडियो में या एक कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पहले ही बताएं हम कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि इंटर या समकक्ष होगा। और उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों इस बहाली को टेकअप करने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एग्ज़ाम के साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए। दोस्तों टाइपिंग बहुत ज़रूरी है लिपिक के लिए, इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करते करते साथ ही साथ आप कुछ समय दे करके आप टाइपिंग का भी अभ्यास करते रहिए ताकि एग्ज़ाम निकलने के बाद आपका अच्छा से सिलेक्शन हो जाए। तो आपको हम बता दें कि वही इंटरमीडिएट होना चाहिए,
उसके बाद विभाग आपका बिहार के किसी भी विभाग में डाल सकता है, लिपिक के पद पे होंगे। उसके बाद कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए और कंप्यूटर की भी जानकारी थोड़ी बहुत रहनी चाहिए। बाकी सब आपका ये आरक्षणवार रिक्ति निकाली गई है, आप उसमें देख सकते हैं। और आगे जो विशेष है सिर्फ उसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे साथियों। अब हम देखिए नोट 1 बता रहा है दोस्तों कि दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। B1 दृष्टि दिव्यांग यानी आंखों से जो दिव्यांग है, DD मुख बाधित दिव्यांग, OH चलन दिव्यांग यानी चलने में असुविधा, MD मनोविकार दिव्यांग, MUD बहुत दिव्यांग। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से दिव्यांगता की कोड दर्शाई गई है उसी हिसाब से आपको इसमें फॉर्म में अप्लाई करना होगा, भरना होगा। अब हम लोग नोट 2 में बात देखेंगे तो उपयुक्त सभी रिक्तियों औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्ण सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी। तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। दोस्तों बता दें कि जितनी सारी रिक्तियां हैं आवश्यकता अनुसार गवर्नमेंट जो है, बिहार सरकार जो है रिक्तियां में बढ़ोतरी भी कर सकती है और घट भी सकती है। तो आप इसकी टेंशन नहीं ले और इसके बारे में ध्यान नहीं दे, आप अपने पढ़ाई में लगे और बढ़िया से जमकर तैयारी कीजिए, एकदम रिजल्ट होगा। न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता होनी चाहिए हम आपको पहले भी बताया दोस्तों, फिर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म भराएगा वो ऑनलाइन आवेदन होगा। समर्पित करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्था से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आप जो है फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, अभ्यर्थियों को जो संस्था है, जिस संस्था से आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं उसका नाम पूरा डिटेल में, तो नॉर्मल है जिसे BSSC से क्या बोलते हैं BSEB से, यानी कि बिहार बोर्ड से बहुत सारे लोग, बिहार का है चूंकि तो बिहार बोर्ड से बहुत सारे लोग किए होंगे, तो यही आपका उसमें डालना है फॉर्म में। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा उन्हें। तो दोस्तों आप लोग आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो सबसे पहले जो है आप जो जाति प्रमाण पत्र है उसे तत्काल ही ऑनलाइन कर दीजिए, यानी कि जब तत्काल का जाति रहेगा तो काफ़ी बेटर रहेगा, हालांकि होना भी चाहिए। श्रेणी में रखा जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 बिहार अधिनियम 15/2023 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को ही दिया है। यानी कि जो लोग आरक्षित कोटे से हैं, आरक्षण जिनको मिलता है उनको इस अधिनियम के तहत उनको मूल अधिकार है कि उनको आरक्षण मिलेगा ही। बिहार राज्य के बिहार के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी जो लोग आवेदन करेंगे बिहार में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और सिर्फ जो है आपको बिहार के ही आवेदक यानी कि अभ्यर्थियों को बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकरण का पद नाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों बता दें कि इसकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि देखिए दिया हुआ है इसमें निवास प्रमाण पत्र, उसका नंबर, तिथि और किस दिन निर्गत किया गया है, करने का प्राधिकार का पद का नाम, यानी कौन से अधिकारी आपके निवास प्रमाण को निर्गत किए हैं उसके पद का नाम अंकित होना चाहिए, जिसे यानी कि आपकी जो काउंसलिंग होगी दोस्तों, जब आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में
काउंसलिंग के टाइम में आपकी कोई समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट भी साथ ही साथ तैयार रखिए। अब देखिए, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। दोस्तों बता दें कि अगर आप आरक्षण के लाभार्थी हैं, यानी कि आपको आरक्षण मिल रहा है, तभी आप जो है पूर्ण रूप से ऑनलाइन फॉर्म भरने में आप दावा कर सकते हैं कि हम इस कैटेगरी के हैं और हमको इतना आरक्षण चाहिए या आरक्षण मिलता है। अन्यथा आप जाली सर्टिफिकेट बनवा करके या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा करके आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर पकड़े जाते हैं दोस्तों, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आप जेल भी जा सकते हैं। तो यही बता रहे हैं कि आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष पदाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अगर आपसे किसी प्रकार की त्रुटि होती है या फॉर्म में कोई गलती होती है या जाति प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो आपका आरक्षण नहीं मिल पाएगा, वो मान्य नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अगर आप गलत दावा करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं आरक्षण के लिए, अगर वो गलती पाया जाता है, अगर वो जाली पाया जाता है, अगर डुप्लीकेट होता है दोस्तों, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप अनारक्षित श्रेणी में आ जाएंगे। अब जो हमारे अभ्यर्थी SC ST से हैं, जो यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं, तो उन लोगों के लिए है कि श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अब जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र, अगर फॉर्म भरते टाइम आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं दोस्तों, तो वही फॉर्म यानी कि वही जाति प्रमाण पत्र, वही निवास प्रमाण पत्र आपको जो है काउंसलिंग के टाइम यानी आपके ज्वाइनिंग के टाइम जो है आपको वही प्रस्तुत करना होगा, वही दिखाना होगा, वही देना होगा। पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए सेम वही प्रोसेस है। आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको देना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विविध प्रपत्र XB में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। दोस्तों बता देते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अपना क्रीमी लेयर बनवा ले, तो क्रीमी लेयर बनवा लेते हैं और स्वघोषणा पत्र भी तैयार कर लें, ताकि जब उनका काउंसलिंग के समय फिर वही लगेगा तो आसानी से वो दे देंगे। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। दोस्तों बता दें कि जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, और उनकी जो क्रीमी लेयर होना चाहिए, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, तो उनका जो क्रीमी लेयर होना चाहिए वो उनके मायके के यानी पिता के नाम से और पिता के पता से उनका क्रीमी लेयर बनना चाहिए, न कि पति के नाम से और उनके पता से। यानी पति के नाम और पता से नहीं होना चाहिए, उनके पिता के नाम से होना चाहिए। बाकी सब यही सब है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जो विशेष है वही हम एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि जो स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी आरक्षण का लाभ है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 11/687 दिनांक 30/8/2016 के साथ
संलग्न विविध पत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी होने के का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि आपके परिवार में अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी में लड़ा हो, उसके लिए जेल गया हो या बहुत सारी उनके साथ घटनाएं हुई हो, तो उनका एक प्रमाण पत्र मिला होगा और वो आप जो है लगा करके इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, बस वही है सब जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य पॉइंट है, सिर्फ हम उसी पर बात करेंगे साथियों। और हम एक चीज़ और बात करेंगे जो मुख्य है, यानी उम्र सीमा। अभ्यर्थियों के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 से ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो अभ्यर्थियों की ये जो गणना की जाएगी 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को डेट याद रखिएगा, सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारिता करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हुए उम्र सीमा के आधार प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/6 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यानी कि जिनकी उम्र सीमा लगभग 18 वर्ष यानी से 18 वर्ष से आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए दोस्तों वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा आरक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग यानी पुरुष के लिए 37 वर्ग, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए दोस्तों 40 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला कोई भी हो, उनके लिए जो उम्र सीमा होनी चाहिए साथियों वो आपकी होनी चाहिए, ये देख रहे हैं, ये 40 होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला हो या पुरुष हो, वो इस फॉर्म को यानी कि बिहार चयन आयोग BSSC का फॉर्म भरने का जो उम्र सीमा अंतिम होनी चाहिए साथियों वो 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसमें जो मुख्य इंपोर्टेंट हम बता देते हैं दोस्तों। अब जो पैसा लगेगा साथियों फॉर्म भरते यानी कि परीक्षा शुल्क जो लगा है उसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सा। आप देखेंगे कि जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया आपको देना होगा। 540 रुपया में आप फॉर्म भरेंगे साथियों, जो परीक्षा शुल्क लगा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम बात करेंगे कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के अस्थायी निवासी के लिए हैं, जो सिर्फ बिहार के ही हैं, उनके लिए मात्र 135 रुपये ही लगेंगे, मात्र 135 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए सिर्फ 540 रुपये, SC ST कि बिहार के निवासी जो है उनके लिए 135 रुपया, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के समान, यानी कह रहा है कि जितने सभी जाति के, किसी भी एक जाति को नहीं, सभी जाति के जितने दिव्यांग लोग हैं साथियों उनके लिए जो चार्ज लगा है, जो पैसा, जो परीक्षा शुल्क लगा है वो भी यानी SC ST के बराबर ही लगा है, यानी कि कुल मिलाकर 135 रुपया ही लगा है। सभी श्रेणी की महिलाएं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, उनके लिए भी वही 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, पुरुष हो या महिला हो या SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति से हो, किसी भी कैटेगरी से हैं, उनके लिए वो सामान्य वर्ग में है। और जो है उनका जो चार्ज लगेगा, जो परीक्षा शुल्क लगेगा साथियों वो 540 रुपया भी ही लगेगा। तो आप समझ गए होंगे। बाकी इसमें मुख्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यानी ऑनलाइन पेमेंट जो है गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकता है। जो पेमेंट देने का जो टाइम निर्धारित किया गया है साथियों वो 27
9/2023 से लेकर के 9/11/2023 तक आप जमा कर सकते हैं। पेमेंट सिर्फ मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह अवतारणीय होगा, यानी ये मान्य होगा। आप किसी भी स्थिति में अगर आवेदन कर दिए, आप पेमेंट कर दिए, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भरे दोस्तों, तो आपका जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है वो परीक्षा शुल्क आपका वापस नहीं किया जाएगा। ऐसा आदेश हुआ है बीएसएससी का। अब बाकी देख रहे हैं, इसमें कोई खास नहीं है। जो खास है, जो मुख्य बिंदु है, उस पर ही हम लोग बात करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट होगा साथियों, उस पर ध्यान दीजिए कि पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, यानी कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको पढ़ना क्या है, तो आप सबसे पहले देखिए समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं दोस्तों, देखते रहे, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, यानी कि राजधानी, राज्य राजधानी और वहाँ की मुद्रा क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना, यानी कि खेल खिलाड़ी से भी आपकी क्वेश्चन बनेगी और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं साथियों, उससे भी आपकी क्वेश्चन बनेगी। 2 नंबर में जो सिलेबस दिया हुआ है, भारत और उसके पड़ोसी देश। दोस्तों, पड़ोसी देशों का इतिहास जानना है, जो पड़ोसी देश हैं साथियों उसका इतिहास। उसके बाद साथ ही साथ संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का इतिहास एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक, आप देख सकते हैं, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना भी आपको देखना है साथियों। पंचवर्षीय योजना मुख्य इम्पोर्टेंट है और आप एकदम इसको देखिए, क्योंकि एक बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। पंचवर्षीय योजना से आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी कि बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे आएगा, आप देखिए। उसके बाद जो है दोस्तों, इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के जो लेवल होगा दोस्तों, वो मैट्रिक स्तर से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और गणित से, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न इत्यादि, आकलन, दशमलव, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि से भी क्वेश्चन आएंगे। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। क्वालिफाइड मार्क्स अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ी सा बस क्वालिफाइड मार्क्स बात कर लेते हैं। उसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत का संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में साथियों अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नलिखित हैं। तो जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं साथियों, उनके लिए 40% और जो पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए 36.5% चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 34% और अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला के लिए, सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 32%, और सभी दिव्यांग यानी किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो दोस्तों, तो उनके लिए मात्र 32% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। यानी क्वालिफाइंग मार्क्स हम आपको बता दिए, फिर एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, तब तक बने रहिए। और फिर से आपको बता दें एक बार और कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है साथियों, वो 27/9/2023 से, डेट याद रखिएगा, 27/9/2023 से 11/11/2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप सब देख सकते हैं इसमें।
और हम फिर एक नए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और फिर हम अगले वीडियो लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो पर अगर आप बने रहते हैं तो फिर हम इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तैयारी कराएंगे, और ज़बरदस्त तैयारी होगा, जिसमें आप जो है आराम से बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।